तो इस पर्टिकुलर वीडियो में पी टी 365 इन्वायरमेंट का डिस्कस कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स होंगे तो उसको टच कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल 5 या 6 टॉपिक्स होंगे। एक हो गया क्लाइमेट चेंज, दूसरा है पॉल्यूशन है, थर्ड इज़ अबाउट बायोडाइवर्सिटी, फोर्थ इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिफ्थ इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्स्थ इज़ ज्योग्राफी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी जो पोर्सन है वो शायद प्रीलिम्स के लिए उतना यूज़फुल नहीं होगा, लेकिन इसमें भी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज के एंगल से। तो अब यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड्स अगर देखेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है तो वो यूपीएससी प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स है। तो जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो आईपीसीसी पब्लिश करता है, और उसके अलावा जैसे इमिशन गैप रिपोर्ट है ये यूनेप का होता है, और जो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है वो भी यूनेप का होता है। और इसमें हम जो असेसमेंट रिपोर्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो पहला असेसमेंट रिपोर्ट था वो 1990 में पब्लिश हुआ था, ये हाईलाइटेड है ऑलरेडी। और जो फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट था, जो इससे पहले AR6 से पहले जो लास्ट रिपोर्ट था, फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट, वो 2013 में पब्लिश हुआ था, एंड दिस इज़ द सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट। तो ये 3 पार्ट्स में ऑलरेडी आ चुका है। तो ये फर्स्ट पार्ट आया था उस समय, अब तो तीनों पार्ट्स भी आ चुका है। तो अब डिटेल्स में ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जो मेंस के एंगल से भी इंपॉर्टेंट होगा, वो बता दूंगा। और आईपीसीसी के बारे में अगर बात करें तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में यूनेप और WMO के द्वारा, और इसके 195 मेंबर्स हैं। डेफिनेटली इंडिया भी मेंबर है, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स थे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की, तो जो मेजर एस्पेक्ट अगर आपको मेंस के एंगल से भी लिखना होगा तो कि ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ा है या फिर सी लेवल कितना बढ़ा है। तो 2011-20 के डिकेड में, मतलब 2020 तक अगर 1850 से कंपेयर करें तो जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर है वो 1.09 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ चुका है। और लास्ट 40 ईयर्स में जो आर्टिक सी है वो 40% ऑलरेडी कम हो चुका है। और जो ग्लोबल मीन सी लेवल है वो 1901 से लेके 2018 तक 20 सेंटीमीटर्स बढ़ चुका है, डेट इज़ 0.2 मीटर्स। तो ये आप मेंस के एंगल से भी याद रख सकते हैं कोट करने के लिए। और जो इंपॉर्टेंट डिजास्टर्स है जैसे हीट वेव, साइक्लोन्स, इनकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी बढ़ चुकी है। और इसके अलावा ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, बस आप अब ये पता होना चाहिए कि इंडिया स्पेसिफिक भी कुछ यहाँ पे प्रेडिक्शंस किए गए हैं, और साथ में वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट रीजन्स से रिलेटेड कि ओशंस पे क्या इम्पैक्ट होगा, नॉर्थ अमेरिका में क्या होगा, अफ्रीका में क्या होगा, इंडिया में क्या होगा, वो भी इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में डिस्कस किया गया है। और इमिशन गैप रिपोर्ट यूनेप पब्लिश करता है, और एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट भी यूनेप पब्लिश करता है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यूनेप के बारे में देख सकते हैं, ये 1972 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है नायरोबी केन्या में है। अगर ये इंपॉर्टेंट UN एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर अफ्रीकन सिटी में है। और इसी पर्टिकुलर यूनेप के तहत जो डिफरेंट कन्वेंशंस का सेक्रेटेरिएट भी है, जैसे CMS का जो बोन कन्वेंशन है, माइग्रेटरी स्पीसीज से रिलेटेड, बेसल कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन के रिलेटेड है, वेस्ट से रिलेटेड, रॉटरडैम कन्वेंशन केमिकल से रिलेटेड, मिनामाटा कन्वेंशन मरकरी से रिलेटेड, स्टॉकहोम कन्वेंशन POP पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड, और CBD का वियना कन्वेंशन जो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है, साइट्स का, ये सब का जो सेक्रेटेरिएट है ये यूनेप के अंडर ही आता है। और जो इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स है वो इन्वायरमेंट आउटलुक है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है, ट्रिपल इमरजेंसी है, और कूलिंग इमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। बस आपको बस ये याद कर लेना है क्योंकि मे भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन ये WMO वर्ल्ड मेट्रियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये पब्लिश करता है, और ये भी एक्चुअली UN की एजेंसी है, हेडक्वार्टर्स का जिनेवा में है, इंडिया भी इसका मेंबर है। और CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो 413 पार्ट्स पर मिलियन वो पहुंच चुका है 2020 में ही। उसके अलावा एक ग्लोबल मीथेन असेसमेंट है, ये यूनेप इन एसोसिएशन विद क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन ये इसने पब्लिश किया है। और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन ये क्या है, 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था कुछ कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें यूनेप भी शामिल था। और ये सवाल ऑलरेडी UPSC के प्रीलिम्स में आ चुका है। उसमें जो 3 स्टेटमेंट्स थे, तो ऑर्गेनाइजेशन के नाम उस स्टेटमेंट में गलत लिखे हुए थे, जो जनरली गलत ही होता है।
कि सीसीएसी के बारे में 3 स्टेटमेंट्स थे कि एक है कि वो शॉर्ट टाइम पॉलिटेंट से रिलेटेड है, और दूसरा था कि इनको इन कंट्रीज़ और इन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके बनाया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम गलत था, यूनिप की जगह कुछ और डाला हुआ था, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था। और जनरली ऑर्गेनाइजेशंस का नाम यूपीएससी स्टेटमेंट्स में स्वैप कर देता है और जनरली वो गलत होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है। और उसके अलावा जो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है उसको इंडिया रिसेंटली को चेयर किया था, और इंडिया इसका मेंबर है। बस आपको बस ये पता होना चाहिए, अब नाम से ही पता चल जाएगा कि ये काम क्या करता होगा। और मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो CO2 से भी ज़्यादा है। अब इसके रीजन्स निकलने के वो आपको बेसिकली पता होंगे, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया ऑन कोर्स टू एक्सीड पेरिस क्लाइमेट कमिटमेंट्स। अब इंडिया के जो स्टार्टिंग के जो 3 INDCs थे, तो उसमें क्या क्या अचीवमेंट रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो पहला INDCs था कि जो 40% ऑफ द एनर्जी नीड्स आएगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा, तो उसमें लगभग 36-37% इंडिया पहुंच चुका है। तो टारगेट 2030 तक था, तो अभी 2022 तक में हम 36-37% पहुँच चुके हैं। और उसके अलावा इमिशन इंटेंसिटी कम करना था बाई 33-35% फ्रॉम 2005 लेवल्स बाय 2030। ये ऑलरेडी इंडिया 25-26% के आसपास कम कर चुका है। ये जो थर्ड जो था कि एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना है 2.5 to 3 बिलियन टन्स का, तो इसमें इंडिया काफ़ी पीछे है। उसके अलावा COP26 अभी ग्लासगो में हुआ था। 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में होना है नेक्स्ट ईयर क्या मतलब, वो बेसिकली इसी साल होगा एंड में, नेक्स्ट ईयर नहीं, इसी ईयर में होगा। और उसके अलावा COP26 के बारे में देख लेते हैं। तो COP से पहले अगर आप इम्पोर्टेंट देखेंगे तो आपको पेरिस क्लाइमेट डील के बारे में पता हो, इंडिया के 3 INDCs के बारे में पता हो। इसमें बस आपको COP26 में ये पता होना चाहिए कि COP26 के इम्पोर्टेंट आउटकम्स क्या रहे हैं, पहला। और दूसरा को कि इंडिया ने 5 पंचामृत घोषित किया है कि ये 5 इंडिया के टारगेट्स रहेंगे। तो सबसे पहले COP26 के आउटकम्स को देख लेते हैं। तो इसमें जो पेरिस रूल बुक है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो सकता है कि फाइनलाइज हो गई हो, तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। और उसके अलावा जो टारगेट था पेरिस का, तो वही टारगेट को कंटिन्यू किया जाएगा। उसके अलावा वेरियस कंट्रीज़ कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए दावा कर चुके हैं। इंडिया 2070 तक बनेगा, टारगेट है। चाइना 2060 तक, US 2050 तक। उसके बाद ये पहला ऐसा COP है जिसमें फेज डाउन ऑफ कोल की बात की गई है। फर्स्ट एवर COP डिसेंट टू एक्सप्लिसिटली टारगेट अगेंस्ट फॉसिल फ्यूल्स कॉलिंग फॉर अ फेज डाउन ऑफ अनअबेटेड कोल। तो आपको लगेगा कि पहले भी बात की गई होगी, लेकिन नहीं की गई थी। और उसके अलावा जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 इज रिलेटेड टू मार्केट एंड नॉन मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म। जैसे जो कार्बन ट्रेडिंग होती है तो वो इसी आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस के तहत होगी, तो इसका अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हो पाया था। तो अभी तक जो मेजर अचीवमेंट अगर बोल सकते हैं कि हाँ, आर्टिकल 6 जो है पर्टिकुलर पेरिस क्लाइमेट डील का, वो फाइनलाइज अब हो चुका है। उसके अलावा लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म, ये कम्प्लीटली अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी टुवर्ड्स द फाइनलाइजेशन स्टेज है, क्योंकि ग्लासगो, डायलॉग, सैंटियागो नेटवर्क ये सब स्टैब्लिश किए गए हैं लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म के लिए। उसके अलावा हर कंट्रीज एक कॉमन टाइम फ्रेम को यूज़ करेगा। जैसे होता है ना कि अब इंडिया बोला कि 2030 तक हम ये कर लेंगे, कुछ और कंट्री बोलेगा 2032 तक हम ये कर लेंगे, तो एक कॉमन टाइमलाइन नहीं है। तो हर कंट्री जो ईयर डिक्लेयर करेगा कि इस ईयर तक हम ये अचीव कर लेंगे, तो वो ईयर सेम रहेगा अक्रॉस ऑल द कंट्रीज़। और उसके अलावा अब ये UNFCCC के बारे में 1992 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। इसके तहत अब क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस क्लाइमेट डील है, पेरिस एग्रीमेंट है। उसके बाद अभी जो ग्लासगो समिट हुआ, तो हाँ, ये जो पर्टिकुलर चार्ट है कि इसमें इंडिया किसका किसका सिग्नेटरी है, ये आप देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि ब्रेक थ्रू एजेंडा का इंडिया मेंबर है, डिक्लेरेशन ऑन एक्सलरेटिंग ट्रांजिशन टू 100% जीरो एमिशन कार्स का इंडिया मेंबर है। बाद बाकी इधर किसी का मेंबर नहीं है। तो इसमें आपको इसमें फंसा सकते हैं कि जैसे एक फॉरेस्ट रिलेटेड ग्लोबल मीथेन प्लेज का इंडिया मेंबर नहीं है। डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, लगेगा कि हाँ इंडिया फॉरेस्ट की बहुत बात करता है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ये कुछ थोड़ा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी था। इंडिया को ऐसा लगा कि
नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, लेकिन इंडिया को लगा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, तो इसलिए इंडिया इसको साइन नहीं किया था। ये डिटेल में अभी यहाँ पे बात बताने का टाइम नहीं है, तो इसको इंडिया साइन नहीं किया, बस आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा मेजर और भी इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे CDRI आपको पता हो, जैसे एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, गुड़गांव में। उसी तरह CDRI है, उसका भी हेडक्वार्टर इंडिया में ही है। ये इंडिया लेड इनिशिएटिव है डिजास्टर मैनेजमेंट, और हर कंट्रीज़ शेयर करें अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। और उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डैट इज़ ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव, डैट इज़ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। अब सोलर पावर में एक मेजर दिक्कत क्या होती है कि अभी जैसे किसी भी कंट्री में सोलर पावर क्रिएट किया गया, अब तुरंत उसको हम यूज़ कर लेंगे तो सही है, लेकिन हमको अगर कुछ टाइम बाद यूज़ करना है तो एक तरीका है कि स्टोर कर लेंगे। लेकिन स्टोर करने में दिक्कत क्या है कि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर उतना एडवांस्ड है नहीं कि मैक्सिमम कंट्रीज़ के पास, डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास तो नहीं है, और लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास भी क्या है कि नहीं है, क्योंकि अभी जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब एक बेस्ट तरीका है कि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो उसको यूज़ कर लो। अगर आसपास यूज़ हो रही है तो ठीक है, नहीं तो दूर दराज एरिया में ग्रिड से कनेक्ट करके हम यूज़ कर लेंगे। तो अब जैसे अगर इंडिया एक्सेस में सोलर पावर को प्रोड्यूस कर रहा है और इंडिया में उसकी डिमांड कम है, तो अब इंडिया दूसरे कंट्री को भी बेच सकता है। तो इसी तरह पूरा वर्ल्ड अगर किसी ग्रिड से कनेक्टेड होगा, डैट विल बी वन वर्ल्ड वन ग्रिड। जैसे अभी लेट से इंडिया में रात हो रही है, लेकिन अभी सोलर पावर से पावर चाहिए, तो ऐसा हो सकता है कि बेसिकली इंडिया यूरोप से कनेक्टेड है ग्रिड के थ्रू, और जर्मनी में लेट से अभी सन है, वहाँ पे सोलर पावर प्रोड्यूस हो रही है ग्रिड से, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो इंडिया में भी आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो डैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक मेजर इनिशिएटिव है अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और उसके अलावा ये ई-अमृत जो पोर्टल है वो COP26 में लॉन्च किया गया था, डेट इज़ रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ये किगाली अमेंडमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो किगाली अमेंडमेंट में क्या है कि इससे पहले जो मेजर कन्वेंसन था वो वियना कन्वेंसन था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उसको हम फेज आउट किए थे, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब उसके जगह आया क्या था, तो HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो वो ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं था, लेकिन वो ग्रीन हाउस गैस था। तो अब एक मेजर डिबेट होने लगा, चूँकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs इंट्रोड्यूस ही इसलिए हुआ क्योंकि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फेज़ आउट किए थे। तो भले वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, लेकिन वो एक ग्रीन हाउस गैस है और उसको फेज़ आउट करना भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए। तो उसी को फेज़ आउट करने के लिए किगाली अमेंडमेंट लाया गया। तो जो HFCs अब रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज़ हो रहे हैं, उसकी जगह ऑलिफिन्स को यूज़ किया जाएगा मेजरली। तो ये एक मेजर अमेंडमेंट था। अब हर कंट्री को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ABC। इंडिया लास्ट में आता है और हर किसी के पास टारगेट्स है। तो A को जल्दी वो टारगेट अचीव करना है, B को थोड़ा कम, और C को सबसे मतलब लेनियंसी दी गई है, सबसे ज़्यादा लेनियंसी C को दी गई है। तो ये वाला अगर हम चार्ट देखेंगे तो इसी से पता चल जाएगा कि जैसे ग्रुप 1 कंट्रीज़ है, ग्रुप 2 कंट्रीज़ है, फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ है। तो इंडिया को जो 2047 तक HFCs का जो कंसंट्रेशन है वो 85% तक कम करना है, और जो ग्रुप 2 या ग्रुप B कंट्रीज़ में होंगे उसको 2045 तक करना है, जो ग्रुप 1 कंट्री है उसको 2036 तक करना है। तो इंडिया इसमें भी 3rd लेयर कंट्री में आ रहा है। तो बेसिकली ठीक है, चूँकि बोल सकते हैं कि इंडिया डेवलपिंग है, लेकिन एक इंटरनेशनल स्टैचर पे ये क्वेश्चन मार्क है इंडिया के ऊपर लाता है कि इंडिया भले बोलता है कि हमको और ग्रीन होना है, लेकिन डेफिनेटली जब बात आती है तो इस चीज़ में पीछे रहता है। लेकिन हाँ, इंडिया के अपने कंसर्न्स भी है, इकोनॉमिक कंसर्न्स भी है बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री। और उसके अलावा अभी UV के बारे में ABC ये सब आपको पता ही होगा, तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जो मेजर इनिशिएटिव था ग्रिड इनिशिएटिव, वो मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा यहाँ पे यूरोपियन यूनियन जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एक तरह का कार्बन बॉर्डर टैक्स इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहा है। और
ग्लोबल जो एनवायरनमेंट फैसिलिटी है ये किस किस कन्वेंशंस के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे आप शंकर वगैरह पढ़े होंगे तो वहीं आपको पता चल गया होगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड का जो कॉर्पस है वो $100 बिलियन है। ये और का न्यूज़ में था कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट कैप्चरिंग कार्बन फ्रॉम एयर रिसेंटली स्टार्टेड इन आइसलैंड। अब कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस है, तो अब ये आप खुद से देख सकते हैं, तो इसको मैंने हाईलाइट यहाँ पे कर दिया है, तो आप बस वही देख लेंगे तो वो काफ़ी होगा। उसका नेक्स्ट पार्ट जो आता है डेट इज़ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन में यहाँ पे फ्लाई एश यूटिलाइजेशन रूल्स फॉर कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेजरली जो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे जो फ्लाई एश नोटिफिकेशन 1999 में आया था और उसका टारगेट था कि 100% फ्लाई एश यूटिलाइजेशन हो जाएगा 2009 तक, लेकिन वो अब तक भी नहीं हो पाया है। उसके बाद नोटिफिकेशन 2016 में आया और उसका भी यही टारगेट था कि 100% यूटिलाइजेशन हो 3 से 5 साल में, मतलब कि 2021 तक अचीव हो जाना चाहिए था। वो अब तक अचीव नहीं हो पाया है। तो इसी जो कट ऑफ डेट है, जो टारगेट डेट है, टारगेट ईयर है, उसको फर्दर हम पोस्टपोन कर देंगे। तो बस ये इसलिए इसी पर्पज़ से ये नोटिफिकेशन आया था। और फ्लाइज को यूज़ हम करते हैं, सीमेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ करते हैं, रोड्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो भी थर्मल पावर प्लांट है तो उसको जो फ्लाई ऐश है वो यूज़ करवाना पड़ता है कि मार्केट में बेचना पड़ता है। अब किसको किसको बेच सकते हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड ये रूल्स है। अब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो अब दिल्ली में क्या था कि मेजरली जो दिल्ली पॉल्यूशन होता है वो मेजर फैक्टर्स अगर हम ले लें तो एग्रीकल्चर की वजह से होता है, क्योंकि स्टबल बर्निंग होती है। इंडस्ट्रीज़ भी आसपास है मेरठ वगैरह में, तो उसके एमिशंस की वजह से भी होता है। और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की वजह से होता है। उसके अलावा देखेंगे थर्मल पावर प्लांट्स है तो उसकी वजह से होता है। एनर्जी सेक्टर हो गया, तो डिफरेंट एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, ये सब सेक्टर्स की वजह से होता है। तो अगर हमको पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो ये सब मेजर डिपार्टमेंट्स के बीच में हमको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के बोलने पे EPCA इस्टेब्लिश किया गया था और बाद में उसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग भी दे दी गई थी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और अब क्या है कि जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो अब EPCA बॉडी को हटा दी जाएगी और उसके जगह आएगा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का काम होगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना, और साथ में डिफरेंट स्टेट्स जैसे दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उनके गवर्नमेंट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेट करना ताकि दिल्ली में पॉल्यूशन कम हो सके। तो उस पर भी काम करना है। और साथ में अब बहुत सारी बॉडीज़ हो जाती हैं, CPCB, SPCB, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वगैरह। तो ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ये सुपरसीड करेगा CPCB के ऑर्डर्स को। और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अगेंस्ट आपको अगर अपील करना है, उनकी डिसीजन के अगेंस्ट अगर अपील करना है तो आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में करना होगा। अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में क्या है कि अब पॉल्यूशन लेवल्स अलग अलग हो सकता है, तो अलग अलग पॉल्यूशन लेवल्स के लिए हम अलग अलग एक्शन लेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे तो 4 तरह का स्टेज है, तो उसके बारे में दिया गया है किस स्टेज में क्या करते हैं, बस आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। अब ये पूसा बायो डिकम्पोज़र है, तो पूसा बायो डिकम्पोज़र क्या करता है कि जो भी क्रॉप रेसिड्यू है उसको डायरेक्टली मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है पूसा बायो डिकम्पोज़र। उसके अलावा हाल फिलहाल में WHO ने क्या किए थे कि एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स में कुछ चेंज किए थे। तो जनरली एक कट ऑफ लिमिट होता है कि इससे अगर इससे ज़्यादा अगर कोई भी पॉल्यूटेंट या कोई भी सब्सटेंस पाया जाता है तो मानेंगे कि मतलब पॉल्यूटेंट का बेसिक डेफिनेशन होता है कि कोई भी सब्सटेंस पॉल्यूटेंट बन सकता है। तो अगर एक कट ऑफ लिमिट होता है कि उससे नीचे अगर वो मिल रहा है तो पॉल्यूटेंट नहीं है, उस कंसंट्रेशन से ज़्यादा उस एलिमेंट का कंसंट्रेशन मिल रहा है, उस कट ऑफ कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन है किसी एलिमेंट का, तो वो पॉल्यूटेंट बन जाता है। तो पॉल्यूटेंट का बेसिक कंसेप्ट ही यही है। तो वो कट ऑफ लिमिट क्या है, तो एनुअल लेवल पे और 24 आवर लेवल पे डिसाइड करते हैं कट ऑफ लेवल। तो वो कट ऑफ लेवल पहले कुछ और था, अब उस कट ऑफ लेवल को और कम कर दिया गया है।
तो यही मेजर चेंज था। ये 2005 का था, ये 2021 का है। तो अब आपको याद नहीं करना है, लेकिन हाँ किस किस का कम किया गया है बस आपको ये पता होना चाहिए। तो पीएम पार्टिकल्स का किया गया है, ओजोन का किया गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का किया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का किया गया है। अब ये सवाल डायरेक्टली मेंस में भी आया था पिछले साल। ये पर्टिकुलर जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो 0 से 500 तक है, 6 पार्ट्स में है। तो बस इसके बारे में आप देख सकते हैं। और कौन कौन सी गैसेस कवर्ड हैं, 8 टोटल सब्सटेंसेस कवर्ड हैं। नेशनल क्लीन एयर जो प्रोग्राम है, अब इसके बारे में देखेंगे तो इसका जो मेजर टारगेट है कि 2017 को बेस ईयर मानते मानते जो पीएम पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन है वो 20 to 30% कम करना है बाय 2024, और 2025-26 तक 35 से 50% कम करना है। तो ये मेजर टारगेट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो जो पुराना नमामि गंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वही है। तो इसमें कुछ उतना भी सच इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में देख लेते हैं। अगर ये टॉपिक मेंस के एंगल से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लैंड डिग्रेडेशन के मेजर कॉजेज़ क्या हैं, अगर इसी को देख ले तो इंडिया के हर पार्ट्स में अलग अलग रीज़न है। जैसे अब झारखंड जैसे रीजन में देखेंगे तो यहाँ पे ओवर माइनिंग एक रीज़न है। राजस्थान जैसे स्टेट में देखेंगे तो वहाँ ओवर ग्रेजिंग एक रीज़न है। पंजाब जैसे स्टेट में देखेंगे तो यहाँ ओवर इरिगेशन एक रीज़न है। उसके अलावा जो कॉमन रीजन्स होते हैं, वाटर एरोजन, विंड एरोजन, वेजिटेशन का लॉस होना, चाहे सैलिनाइजेशन बढ़ जाना, बैड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर्स, तो ये सब मेजर रीजन्स होते हैं। और उसके अलावा जो लैंड एटलस प्रिपेयर की जा चुकी है तो लगभग जो 30% ऑफ द लैंड है पूरे कंट्री में डैट इज़ डिग्रेडेड। और उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, तो फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट होगा। अगर लैंड डिग्रेडेड होगी तो अब उतनी एरेबल नहीं रहेगी तो फूड प्रोडक्शन कम हो सकता है। उसके अलावा अगर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस है कि अब सही से वाटर सेट मैनेजमेंट भी नहीं होगा, तो वाटर स्कार्सिटी की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके अलावा फूड प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा है तो फोर्स्ड माइग्रेशन भी होगा, जैसे रूरल टू अर्बन एरिया माइग्रेशन। उसके अलावा एक बोन कन्वेंशन है 2014 में। अच्छा, 2014 में जो ये यूएनसीसीडी का जो समिट हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली डिक्लेरेशन साइन किया गया था। और बोन टारगेट है, बोन कन्वेंशन है, उसमें है कि बेसिकली 2020 तक हमको 150 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड को सही करना था, और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड को सही करना था। यहाँ बोन चैलेंज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी एंड IUCN in 2011. Global target to bring 150 million hectares of degraded land by 2020 and 350 million hectares by 2030. उसके अलावा इनिशिएटिव्स बाय यूएनसीसीडी में देखेंगे एक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट, फिर एक फंड भी है उसी नाम से, ग्लोबल लैंड आउटलुक भी यही पब्लिश करता है। उसके अलावा यहाँ पे जो सहारा डिज़र्ट है तो यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन रोकने के लिए यहाँ पे द ग्रेट ग्रीन इनिशिएटिव, ग्रीन वॉल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया कि काफ़ी वेजिटेशन यहाँ पे प्लांट करते हैं ताकि डिजर्टिफिकेशन को रोका जा सके। तो अब लैंड डिग्रेडेशन डिजर्टिफिकेशन पे सवाल आता है तो आप इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को कोट कर सकते हैं मेंस के आंसर में, तो आप आधा से 1 मार्क्स डेफिनेटली इससे आप बढ़ा सकते हैं। अब इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू डेवलप ए प्लास्टिक्स पैक्ट फॉर बिल्डिंग ए सर्कुलर सिस्टम फॉर प्लास्टिक्स। बस ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो नया जो प्लास्टिक रूल्स है 2021 तक, तो इसमें मेजर जो डेडलाइंस है वो आपको पता होने चाहिए कि थिकनेस ऑफ प्लास्टिक को कम किया जाएगा। पहले
थिकनेस ऑफ प्लास्टिक को बढ़ाया जाएगा। uh, 50 to 75 microns from 30 सितंबर और 120 माइक्रोन्स फ्रॉम 31st ऑफ दिसंबर। और 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम लोग फेज़ आउट करने वाले हैं। तो हम फेज़ आउट का सिंगल यूज़ प्लास्टिक को करेंगे। और अब बेसिकली होगा क्या कि हम प्लास्टिक के थिकनेस को बढ़ा रहे हैं तो उसके कॉस्ट को बढ़ाएंगे। तो कॉस्ट को बढ़ाएंगे तो जो प्लास्टिक का जो अल्टरनेटिव्स है वो भी फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली फिजिबल हो जाएगा लोगों के लिए ख़रीदना। उसके अलावा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लास्टिक्स के लिए तो है ही है। उसके अलावा जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी इस रूल्स की वो CPCB होगी। अब जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट से बस आप वो देख लीजिएगा, जितने भी 6 पार्ट्स हैं उसके लिए भी। अब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड देखेंगे तो इसमें जो मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो जो 15th COP है वो कुनमिंग चाइना में होने वाला है। तो अब इसमें अभी तक जो इम्पोर्टेंट कन्वेंशंस बायोडाइवर्सिटी के रहे हैं वो एक है आपका कार्टेगना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, फिर उसके अलावा आईची टारगेट्स है। तो आईची टारगेट्स 2020 तक के लिए था। तो उसके अलावा जो उसके आगे आएगा डेट विल बी द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और इस पर्टिकुलर पे जो मेजर जो चीज़ें हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखते हैं। तो एक है सॉरी एक सेकंड केवल। तो मेजर इसमें आप इनिशिएटिव वगैरह देख लेंगे तो एक 30x30 इनिशिएटिव की बात की जा रही है। इसमें ये बोला जा रहा है कि टोटल जो लैंड एरिया और जो टोटल सी का एरिया दोनों का 30% वो कंजर्वेशन के अंडर होना चाहिए। उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट लॉस है उसको हाफ कर देना है। पेस्टिसाइड्स का यूज़ 2/3 से कम कर देना है। प्लास्टिक का यूज़ को एलिमिनेट करना है। उसके अलावा जो बहुत ही ऐसी सब्सिडीज़ होंगी जिसके चलते बायोडाइवर्सिटी को हानि पहुंचती है, तो वैसी सब्सिडीज़ को $200 बिलियन से कम करना है। और उसके अलावा नहीं, वैसी $500 बिलियन की सब्सिडी को कम करना है। उसके अलावा $200 बिलियन का फ़ंड क्रिएट करना है फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ को 50% तक कम कर देना है। दैट इज़ कुनमिंग डिक्लेरेशन में ये सब कुछ आता है। तो ये आप ये पूरा जो डायग्राम है इसको आप देख लीजिएगा तो बस वो रिवाइज हो जाएगा। और उसके अलावा CBD के बारे में तो अभी तक आपने पढ़ ही रखा होगा। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट है। तो बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट में आपको जो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए कि एक नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़। जो मैनेजमेंट कमिटीज़ होती है वो PBR को बनाती है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को बनाती है। और उसके अलावा जो यहाँ पे जो चेंजेस किए जाने की बात की जा रही है वो है कि अब आयुष प्रैक्टिशनर्स इन लोगों को एग्जेम्प्ट कर देंगे कि जो भी आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करने के लिए परमिशन की ज़रूरत होती है। तो आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ये सब लोगों को एग्जेम्प्ट कर देंगे। और पहले क्या होता था कि आप IPR अप्लाई करने से पहले ही आपको, अगर आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करके समथिंग कुछ नया जनरेट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड IPR अप्लाई करोगे। अप्लाई करने से पहले आपको जो NBS से अप्रूवल लेना पड़ता था। अब आपको क्या है कि पैटेंट जनरेट होने से पहले आपको NBS से अप्रूवल लेना होगा। पैटेंट अप्लाई करने से पहले नहीं, पैटेंट को मिलने से पहले आपको NBS से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब स्टेट्स कैन डिक्लेयर थ्रेटेंड स्पीसीज। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेलीगेट द पावर टू नोटिफाई एनी स्पीसीज विच इज नियर एक्सटेंशन एज ए थ्रेटेंड स्पीसीज टू द स्टेट गवर्नमेंट। NBA को भी एक्सपेंड करेंगे। तो मेजर है कि अब स्टेट थ्रेटेंड स्पीसीज को डिक्लेयर कर पाएंगे। और अब ऐसा नहीं है कि IPR
के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एनबीए से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल लेना पड़ेगा आईपीआर को मिलने से पहले। और आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो आपको मेजर चेंज है कि अब जो 6 जो शेड्यूल है उसके जगह 4 शेड्यूल होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अभी क्या है कि जो एक्जॉटिक स्पीसीज़ है वो कवर नहीं होता है आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो उसके तहत क्या होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स जो शेड्यूल 1, 2, 3, 4 में नहीं है और किसी दूसरे कंट्री से आते हैं और इंडिया में उसको स्मगल किया जाता है, तो आप उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सज़ा नहीं मिल पाती है। कस्टम्स एक्ट के तहत अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर इलीगल स्मगलिंग में पकड़ा गया। लेकिन अगर इंडिया में कोई बंदा पकड़ा गया, अब आपको कोई लिंक ही नहीं मिल रहा है कि कैसे इंडिया में आया है, तो आप कस्टम्स एक्ट के तहत उसको सज़ा नहीं दे पा रहे हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी सज़ा नहीं दे पाते थे। अब क्या है कि साइटीज़ के जो एनिमल्स हैं, तो अगर कोई ऐसा एक्जॉटिक एनिमल्स है जो जो CIT या साइट्स के तहत कवर्ड है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, तो वैसे एनिमल्स की अगर आप तस्करी कर रहे हैं या फिर इंडिया में वैसे एनिमल्स मिल गए तो भी सज़ा आपको मिल पाएगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो एक ये मेजर चेंज किया जा रहा है। तो ये 2 पर्टिकुलर मेजर चेंज है। उसके अलावा भी कुछ है कि अब जो वाइल्ड एनिमल्स टू बी डिक्लेयर्ड एज वर्बिन बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी एरिया एंड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। और फिर उसके अलावा इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के कंट्रोल के बारे में बात की जा रही है। तो बात बाकी जो है कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा। जो सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अभी तक एक्जॉटिक स्पीसीज को कवर नहीं किया गया है। और ये इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी नहीं है। अब अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी में आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट एनिमल स्पीसीज या प्लांट स्पीसीज है तो उसका स्टेटस क्या क्या है, तो वो यहाँ पे दिया गया होगा। और ये जो IUCN जो पब्लिश करता है रेड लिस्ट, तो ये हर साल पब्लिश नहीं करता है। उसके अलावा कुछ एनिमल्स के यहाँ पे स्टेटस चेंज हुए हैं, तो आप इस पर्टिकुलर बॉक्स में देख सकते हैं। अब ये फैक्चुअल है तो बस आप 10 से 15 मिनट भी देख लेंगे तो ये काम हो जाएगा। अब कैट्स के तहत क्या है कि इंडिया में टोटल 52 टाइगर रिजर्व्स हैं, तो उसमें केवल कैट्स के तहत केवल 14 ही कवर होते हैं। और जो 14 हैं उनका नाम यहाँ पे दिया गया है: मानस, काजीरंगा, उरांग, सुंदरबंस, वाल्मीकि, दुधवा, पन्ना, कन्हा, सतपुरा, अन्नामलाई, मधुमलाई। तो अब देखने की बात यहाँ पे ये है कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट आप देखेंगे जो टाइगर रिजर्व होगा कॉर्बेट, उसका नाम यहाँ पे नहीं आता है। तो अब रिसर्चर्स का मानना है कि वहाँ पे टूरिज़्म इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से कंजर्वेशन एक्टिविटी पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस बार का जो पिछले साल का मतलब जो इंटरनेशनल टाइगर डे था 29 जुलाई को, तो उसका जो मोटो था देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स। तो ठीक है, ये एक फैक्चुअल हो सकता है। जो ग्लोबल टाइगर फोरम है WWF इंडिया, अब ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके कैट्स के इम्प्लीमेंटेशन में। उसके अलावा कैट के बारे में आप देखेंगे तो पूरे जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ है टोटल 14 है, और वर्ल्ड में जितने भी नंबर ऑफ़ टाइगर्स हैं उसके 70% इंडिया में मिलता है। एम स्ट्राइप्स एक तरह से एक टूल था जिसके तहत फॉरेस्ट गार्ड्स वगैरह को भी हेल्प मिलती है टाइगर कंजर्वेशन में। और एक T2 इनिशिएटिव है जो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के द्वारा साइन किया गया था, टू डबल द नंबर ऑफ़ टाइगर्स दैट इज़ देयर इन द वाइल्ड। उसके अलावा ब्लैक टाइगर्स एक डिफरेंट स्पीसीज़ नहीं होती है, जस्ट उसमें मेलानिन का कंपोनेंट स्किन में ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो ब्लैक कलर हो जाता है। टोटल जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं वो 32 है। कहाँ है बस आपको पता होना चाहिए। बस एलिफेंट रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स और उसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, तो उसका हल्का सा रिविजन कर लीजिएगा। अब लास्ट के 1 वीक बचे तो 1-2 घंटे में रिवाइज़ कर लेंगे, डैट विल बी हेल्पफुल। और उसके अलावा एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में डिफरेंस देखें तो डेफिनेटली अफ्रीकन एलिफेंट का साइज़ बड़ा होता है, ईयर का साइज़ भी बड़ा होता है। इंडियन एलिफेंट में क्या है कि जो टस्क होता है वो केवल मेल को होता है, लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट में टस्क मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। अब जो डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट है एशिया का पहला, वो पटना यूनिवर्सिटी बिहार में खोला जा रहा है। और डॉल्फिन के कंजर्वेशन से रिलेटेड विक्रमशिला
सेंचुरी है जो भागलपुर में लोकेटेड है। और उसके अलावा ये जो मूवमेंट करती है ये बाय द वे ऑफ इको लोकेशन करती है बिकॉज इट इज़ ब्लाइंड। और इसके बारे में जो इसका स्टेटस है वो आप देख सकते हैं, ये शेड्यूल 1 एनिमल है। और इसके अलावा ये इंडेंजर्ड है। जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है वो आपको बस पता होना चाहिए, बाद बाकी फिर याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडेंजर्ड है कि वल्नरेबल है, बस आपको क्रिटिकली इंडेंजर्ड जितने भी स्पीसीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान चल रहा है, तो इसकी जो स्टार्ट हुई थी बेसिकली 2010 से हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब NTCA डिसाइड करेगा बेस्ड ऑन साइंटिफिक सर्वे। अब गवर्नमेंट और NTCA ने ये डिसाइड किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे चीता नाम्बिया से। अब इस पर डिबेट हो सकती है कि कितना सही था ये डिसीजन चीता को यहाँ पे लाना, लेकिन जो प्रोस्पेक्टिव साइट्स हैं वो हैं एक कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, और उसके अलावा नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी मध्य प्रदेश में, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी मध्य प्रदेश में है, शाहगढ़ एरिया जो है वो राजस्थान में, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व वो भी राजस्थान में है। एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और जो अफ्रीकन चीता है वो वल्नरेबल है। उसके अलावा जो रेड सैंडर्स है इसकी तस्करी के लिए तो ये काफ़ी फेमस है, और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। महसीर में जो जितने टाइप्स ऑफ महसीर हैं तो आप देख सकते हैं कौन इंडेंजर्ड है कौन नहीं है, लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप ऑरेंज फिंड या हम्प बैक महसीर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, तो उत्तराखंड के देहरादून में। वाटर बर्ड सेंसस हुआ था 7 वेटलैंड्स इन NCR रीजन, बस इतना आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड्स फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व्स किस किस कंट्रीज़ में है, तो बस ये आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कौन कौन मैप प्रोग्राम के तहत है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो जो 12 है वो मैप प्रोग्राम के तहत है, और 6 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व्स तो है लेकिन वो मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है यूनेस्को का, उसके अंडर में नहीं आता है। दिहिंग पटकई 7 नेशनल पार्क बन चुका है असम का, तो ये 7 नेशनल पार्क है, तो आप एक बार देख सकते हैं, आपका नेशनल पार्क भी रिवाइज हो जाएगा, एटलीस्ट आपको असम के बारे में पता चल जाएगा। जो प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज़ है इस मैप को भी देख लीजिए, आपको सारा पता ही होगा, लेकिन एक बार बस आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं अब बोल के नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि इसे आप खुद ही कर लेंगे तो वो बेटर रहेगा। लायन के बारे में बस यहाँ पे 8 जो एशियाटिक लायंस थे वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे हैदराबाद जू में, और उसके अलावा कैनाइन डिस्टेम्पर डिजीज़ है जो काफ़ी लायन कब्स को हो गई थी। हुलॉक गिब्बन इज़ द ओनली एप स्पीसीज दैट इज़ फाउंड इन इंडिया, इट इज़ इंडेंजर्ड। और 1 हॉर्न राइनो के बारे में क्या जनरली लोगों को लगता है कि असम में मिलता है, ये वेस्ट बंगाल क्या ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी मिलता है, वाइल्ड में पाया जाता है। अब दुधवा नेशनल पार्क जो यूपी में, वहाँ पे वाइल्ड में पाया जाता है। अब 2 नेचुरली नहीं पहले मिलता था, लेकिन अब रीइंट्रोड्यूस किए हैं, उसको ट्रांसलोकेट किए थे काजीरंगा से दुधवा में, काफ़ी टाइम पहले 1980s की बात है। अब ये सब एनिमल्स के बारे में आप स्टेटस देख सकते हैं, जो अंडरलाइन है उतना ही देख लेंगे तो यहीं से काम हो जाएगा। हाँ, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये इसको पब्लिश करता है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो स्टैब्लिश हुआ था 1981 में, और ये जो पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी ये 1987 में हुई थी। ये मेरे ख्याल से 17th रिपोर्ट, हाँ ये 17th रिपोर्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अगर देखें तो टोटल फॉरेस्ट कवर जो है, अब ये परसेंटेज आपको याद कर लेना है, फॉरेस्ट कवर का 21.71% है, और ट्री कवर का 2.91% है, तो टोटल मिला के 2.91% प्लस 21.71%, ये शायद 24.62% हो जाता है। अब इसी फॉरेस्ट कवर में देखेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, ओपन फॉरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ये डिक्रीज़ हुआ है।
अब वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, जिससे फॉरेस्ट का डेफिनेशन होता है कि एटलीस्ट वो एरिया 1 हेक्टेयर का होना चाहिए और वहाँ पे कैनोपी डेंसिटी 10% होनी चाहिए। 10 to 40 है तो ओपन फॉरेस्ट, 40 to 70 है तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, 70+ है तो वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसके अलावा इंपॉर्टेंट अगर एस्पेक्ट देखें तो ट्री कवर भी बढ़ा है, फॉरेस्ट कवर भी बढ़ा है, कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वो कम हुआ था। और जनरली देखेंगे तो साउदर्न स्टेट्स में ट्री कवर बढ़ रहा होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ट्री कवर तो कम होना है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा है तो डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए फॉरेस्ट को तो डाइवर्ट करना ही पड़ेगा। कार्बन स्टॉक बढ़ा है, आप मैंग्रोव कवर भी देखेंगे बढ़ा होगा, लेकिन जो बैम्बू का जो एरिया था, बैम्बू बियरिंग एरियाज, वो कम हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अमेंडमेंट्स इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, अभी तक ये एक्ट पास नहीं हुआ है तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं होगा। टी.एन. गोदावरमन केस आपको पता होना चाहिए कि ये फॉरेस्ट को डिफाइन किया था, तो बहुत ही कन्फ्यूज़न होता, तो बस टी.एन. गोदावरमन केस में बस सिंपल सी बात कही गई है कि फॉरेस्ट का डेफिनेशन वही होगा जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, दैट्स इट। इसमें क्या क्या प्रपोज किया गया था, तो इसमें ये अभी तक जब तक पास नहीं हुआ है तो डेफिनेटली ये प्रीलिम्स के एंगल से इम्पोर्टेंट नहीं होगा। वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। और हाँ, अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो इसमें जो 7 जो नेचुरल है वो आप देख लीजिएगा कौन कौन सा है। सुंदरबंस है, काजीरंगा है, मानस है, कंचनजंगा है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स है, ग्रेट हिमालयन है, क्यूलादेव है, पूरा वेस्टर्न घाट्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो 7 नेचुरल है, लेकिन कंचनजंगा मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। अब न्यू रामसर साइट कौन कौन सा है, तो अब रामसर साइट का जो लिस्ट है टोटल अभी मेरे ख्याल से 49 है, तो 49 कौन कौन से स्टेट में, बस आप वो देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लेट्स से मैच द कॉलम, या फिर आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि अगर कोई सवाल भी आएगा, लेकिन लेट्स से आपको दीपोर बिल के बारे में सवाल आ जाए, बस आपको इतना ही पता है कि असम में, तो उससे भी आपको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो अब ये सारे साइट्स कहाँ पे, बस ये आप देख लीजिएगा। जो नए नए वो यहाँ पे दिया गया है, तो बस यही देख लिए कि हैदरपुर उत्तर प्रदेश में, वधवन गुजरात में, खिजड़िया भी गुजरात में, तो अब यही देख लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद ये सब 9 क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर वेटलैंड को रामसार वेटलैंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, 1% ऑफ द टोटल स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ ए वाटर बर्ड, 1% ऑफ द टोटल स्पीसीज ऑफ एनी फिश, 1% of the individuals in a population of one species of particular non-avian animal species, mainly fish के बारे में होगा। वो एक रेयर भी होना चाहिए, रेयर इकोसिस्टम भी होना चाहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट है जो रिपीटेड है। बाद बाकी तो इम्पोर्टेंट सोर्स होना चाहिए ऑफ फूड फॉर द फिशेस, या स्पॉनिंग ग्राउंड होना चाहिए। उसके अलावा जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, तो ये 10 बीचेस को मिला है, तो ये 10 बीचेस हैं। और उसके अलावा जिसमें 4 क्राइटेरिया होते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलने के लिए, तो वो 4 क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा गया है। क्लीन हाइजीनिक बाथिंग वाटर, सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलप, नहीं, ये जो 4 कंडीशन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वायरमेंट, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीचेज। ये 4 क्राइटेरिया हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन में थोड़ा सा कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग ऑपरेशन शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रायर सीआरजेड क्लियरेंस। फिर प्योरली टेम्पोरल एंड सीजनल स्ट्रक्चर्स एक्सट्रैक्ट्स मे बी रिटेन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। उसके अलावा सैंड बार्स इन द इंटरटाइडल एरिया शैल बी रिमूव्ड बाय द ट्रेडिशनल कोस्टल कम्युनिटीज़ ओनली बाय मैनुअल मेथड। तो ये सब इम्पोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। जो सी स्नॉट है एक तरह सा बेसिकली ये एल्गर ब्लूम ही है,
जब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं तो एल्गल ब्लूम होता है, फिर वो डेड हो जाते हैं, उसके बाद उसी से स्नॉट बनता है। जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट है ये उत्तराखंड गवर्नमेंट बेसिकली डिक्लेयर कर रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि जीडीपी से कम होगा या ज़्यादा होगा, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो कुछ डिफरेंस है कि कुछ चीज़ें जीडीपी में आती है लेकिन जीडीपी में नहीं आती, कुछ चीज़ें जीडीपी में आती है लेकिन जीडीपी नहीं आती है। तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे जीडीपी में वाटर रिटेंशन, फ्लड मिटिगेशन, सॉइल रिटेंशन, ये सब का जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो जीडीपी में आएगा लेकिन जीडीपी में नहीं आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये जीडीपी में आएगा लेकिन जीडीपी में नहीं आएगा। रेन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इसी तरह से एक तरह से कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, उसी तरह एनर्जी इफिशिएंसी का भी एक ट्रेडिंग मैकेनिज्म होता है। तो बस ये सर्टिफिकेट्स बेसिकली ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए है। मेथनॉल इकोनॉमी इसलिए बोल रहे हैं कि अब कोल गैसिफिकेशन करेंगे और उससे हम मेथनॉल को प्रोड्यूस करेंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जो पता होनी चाहिए कि 2018 की एक बायोफ्यूल पॉलिसी है, तो उसमें हमने टारगेट जो फिक्स कर रखा है कि इंडिया में जो पेट्रोल का यूज़ होगा उसमें जो इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा वो 20% तक होगा। तो इनिशियल टारगेट पे था कि हम 2030 तक अचीव करेंगे, लेकिन उसको अब प्रीपोन कर दिया गया कि 2025 तक ही हम अचीव कर लेंगे। तो एक फ्लेक्स फ्यूल इंजन का कंसेप्ट होता है कि वो इथेनॉल पे भी चल सकता है, पेट्रोल पे भी चल सकता है, और इथेनॉल पेट्रोल के किसी भी प्रोपोर्शन पे भी चल सकता है। अब ये डैम सेफ्टी एक्ट के तहत जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि अब यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी भी इस्टेब्लिश की गई है, और दोनों का काम होगा कि एक प्लान बनाना है रिगार्डिंग डैम सेफ्टी, और जो स्टेट अथॉरिटी होगी डैम सेफ्टी से रिलेटेड, उसका काम होगा कि रेगुलर इंस्पेक्शन करना सारे डैम्स का इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द डैम। अब रिवर इंटरलिंकिंग से रिलेटेड ये नेशनल लेवल अथॉरिटी बनाई गई है, नीरा। अब रिवर इंटरलिंकिंग से रिलेटेड नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान हर किसी को पता होना चाहिए, और इसमें जो नहीं भी पता है तो इसमें इतने रिवर लिंकिंग की जाएंगी, तो कुछ उसका पेनिसुलर कंपोनेंट है 16 रिवर लिंक्स का, और 14 रिवर लिंक्स का हिमालयन कंपोनेंट है। तो एक बार बस अब इसी मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसका हाल फिलहाल में अभी केन बेतवा लिंक अभी न्यूज़ में इस बजट में भी लगभग 45,000 करोड़ की बात की गई है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसने क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटीज एटलस ऑफ इंडिया बनाया, और ये इंडिया का पहला है। अब लैंडस्लाइड वार्निंग, अर्ली वार्निंग जो सिस्टम है, तो लैंडस्लिप प्रोजेक्ट है यूके का, तो उससे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ मदद लेने वाली है। अब लैंडस्लाइड से जो त्रस्त जो स्टेट्स हैं वो हिमालयन स्टेट्स हैं और वेस्टर्न घाट्स हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स अब प्री के लिए भी यूज़फुल हो सकती है। उसके अलावा क्या है कि अब क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे तो इसका क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट पड़ेगा अर्थ पे, तो वेरियस फील्ड्स में है। तो अगर ओशन के एंगल से आप देखेंगे तो जो ओशन करेंट्स है उस पर इम्पैक्ट होगा, ओशन करेंट्स और वीक हो जाएंगे। अब इसका रीज़न ये है कि जो वार्म करंट है वो इक्वेटोरियल पार्ट से पोलर पार्ट की तरफ मूव करता है, और फिर जो कोल्ड करंट है वो पोलर पार्ट से इक्वेटोरियल पार्ट की तरफ मूव करता है। अब क्या है कि जो सर्कुलेशन होता है, तो पोल के साइड में क्या होता है कि पानी नीचे जाता है और फिर
नीचे नीचे ही वो इक्वेटर की तरफ आएगा। तो अब सिंकिंग डाउन ऑफ वाटर काफ़ी स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि अब पानी उतना ठंडा ही नहीं है कि जो नीचे डूब पाए पोलर एरिया में, तो वो सर्कुलेशन थोड़ी रुक जाती है, रुक क्या जाती है मतलब कमज़ोर सी हो जाती है। तो ये थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन वीक हो जाता है। तो उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि जो एटलांटिक मेरिडियोनल ओवरट्यूनिंग सर्कुलेशन, एक तरह का ये ओसन जारे है, ओसन करंट है, ये वीक होता जा रहा है। तो डैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्ट डैट कैन प्रूव कि हाँ ग्लोबल लेवल पे जो क्लाइमेट चेंज है वो रियल है। तो टोटल जो है 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं। टिपिंग पॉइंट है कि एक बार आप टिपिंग पॉइंट को क्रॉस कर लेंगे तो देर इज़ नो कमिंग बैक। तो यहाँ पे अगर मेजर चेंज हो गया तो बेसिकली यू कैनॉट कम बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन। तो ये जो 9 जो टिपिंग पॉइंट्स हैं, तो अधिकतर जो यहाँ पे हैं, एक तो आपका अमेज़न का रेन फॉरेस्ट है, उसके अलावा जितने भी मेजर एरियाज़ है वो आइस से ढके हुए हैं। तो उसमें अंटार्कटिका का 2 पार्ट है, वेस्टर्न अंटार्कटिका और ईस्टर्न अंटार्कटिका। उसके अलावा आपका परमाफ्रॉस्ट जहाँ पे भी है, बेसिकली ये टुवर्ड्स द टुंड्रा रीजन ही होगा। फिर ग्रीनलैंड, और ये ईस्ट अंटार्कटिका में ये विल्स बेसिन है। तो 2 अंटार्कटिका का पार्ट हो गया, एक परमाफ्रॉस्ट हो गया, एक ग्रीनलैंड हो गया। तो 4 आइस से ढके हो गए, एक कोरल रीफ्स हो गया 5, आर्टिक भी है आइस, सी आइस 6, अमेज़न है 7, अमेज़न रेन फॉरेस्ट 7, फिर एक अटलांटिक सर्कुलेशन है जो अभी बताया कि वीक हो गया 8, और एक बोरियल फॉरेस्ट है 9। तो ये 9 क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स है कि यहाँ पे अगर मेजर चेंज होगा तो डेफिनेटली देयर वुड बी नो कमिंग बैक इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब जो मॉनसून से रिलेटेड जो फोरकास्ट होता है, तो डिफरेंट मेथड्स हैं। एक स्टैटिस्टिकल एंड सिंपल फोरकास्टिंग सिस्टम है, उसके अलावा एक डायनेमिक सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था। अब लॉन्ग रेंज एवरेज फोरकास्ट को यूज़ किया जाएगा। तो इसमें बेसिकली फ़ायदा ये होगा कि पहले जनरली ईयर लॉन्ग डेटा IMD पब्लिश करता था, अब मंथ वाइज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पब्लिश किया जाएगा जून से सितंबर में। तो हर महीने के बारे में पता चल पाएगा कि अच्छा बारिश जो होगी वो इतनी कम होगी, इतनी ज़्यादा होगी। तो मंथली डेटा होगा फार्मर्स के पास जो पब्लिश किया जाएगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। अब ये जो डीप ओशन मिशन है, तो ये सबसे पहले कौन से मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। इसके 6 कंपोनेंट है। इसका मेजर काम होगा कि जो भी ओशन फ्लोर पे जो मिनरल्स मिलते हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं, तो उसकी माइनिंग हो सके। साथ में जो ओशन से एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है, जैसे ओटेक कहते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन की, जो ओशन का जो टेम्परेचर होता है डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट होता है, तो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी एनर्जी प्रोडक्शन किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो उसके बारे में भी रिसर्च करना। साथ में होता क्या है कि जैसे आप ओशन में आप नीचे जाएंगे तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप कुछ भी वेसल्स को ले जा रहे हैं वहाँ पे माइनिंग पर्पज़ के लिए, तो वो डैट वेसल कैन बी एबल टू विथस्टैंड वेरी हाई प्रेशर। तो वैसे वेसल्स को डिज़ाइन करना डैट विल ऑल्सो बी अंडर दिस डीप ओशन मिशन। उसके अलावा फ्लोरा फोना या फिर डिजास्टर्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके बारे में रिसर्च करना, ये सब जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है डीप ओशन मिशन का। तो आपको ये मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री में हेर फेर यूपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा करता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के द्वारा है। IMD भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर ही आता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वगैरह के बारे में आपको पता होगा। ये दरवाज़ा गैस क्रेटर जो है ये तुर्कमेनिस्तान में है। ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो बस आपको कंट्री पता होना चाहिए। अब ये जो इम्पोर्टेंट रिवर्स न्यूज़ है वो देख सकते हैं, क्योंकि रिवर पे एक सवाल आता है। बस ये है। बाद बाकी आप ये मैप्स में देख लीजिए, अंडमान निकोबार के बारे में भी, या फिर माउंटेन पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बाद बाकी सच इसमें कुछ ज़्यादा और काम का नहीं है, तो उसको यहीं पे एंड करते हैं। सो दिस इज़ ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो 65 ऑफ एनवायरनमेंट। जो